Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are into chapter number 1, that is partnership final accounts, and we have completed with trading account and profit and loss account. The explanation is done with each and every item. Today we are going to start with page number 18, and that is balance sheet. Yes. So what is balance sheet? Balance sheet gives us the financial status regarding total liabilities and assets of the organization. एक organization का on a particular day टोटल लाइबिलिटीज कितना है और टोटल एसेट कितना है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप लाइबिलिटीज लिखते हो। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कर्ज, कितना अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को देना बाकी है। एंड राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो बैलेंस शीट में एज यूजुअल 11th स्टैंडर्ड में तो हमने इसको किया हुआ ही है। अगर कुछ नए आइटम्स आए तो वो भी हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर आइटम नंबर 1, कैपिटल अकाउंट। अब देखो, जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे और हमने किया था फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, वहां पर एक ही कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल का आता था, उसमें हमें किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट हियर वी हैव पार्टनर्स, द पार्टनर्स कैन बी 2 और मोर देन 2 इन नंबर्स। तो यहाँ पर पार्टनर ए बी सी और इट कैन बी डी ई एफ, जितने भी पार्टनर है सबका नाम आएगा। जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें या आपके 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो दे कैन गिव अप टू 3 नंबर। जनरली कभी हो सकता है ओवर एग्जेगरेटेड हो तो 4 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, बट दैट इज टू डिफिकल्ट नाउ। जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाता है तो 3 पार्टनर्स को लेकर के या 2 पार्टनर्स को लेकर के ही बनाया जाता है। ठीक है। तो इन पार्टनर का जो कैपिटल है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे और उसका टोटल जो है हम आउटर कॉलम में ले लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो यहां पर ये कैपिटल आने से पहले, ये कैपिटल यहां पर आने से पहले हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के साथ कुछ एडजस्टमेंट होता है, वो सेट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। कैसे होगा इसको हम बैलेंस शीट के बाद में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बारे में भी हम बैलेंस शीट के बाद में बात करें। ठीक है। मूविंग अहेड, जनरल रिजर्व ये क्या है? जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देता है ना। कुछ प्रॉफिट वो क्या करता है? सेव करता है। तो जो हम एज अ फर्म सेविंग करते हैं, क्या करते हैं? सेविंग, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट असाइड रखते हैं फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो आप जनरल रिजर्व को समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, कंटिजेंसीज या कभी भी कोई भी नीड हमें लगे फ्यूचर में तो उसके लिए पैसा यहाँ पर रखा हुआ है। सिमिलरली ऐसा ही एक फ्री रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है? जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मेंशन करते हैं। तो इसको भी आप क्या समझ सकते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्व ओनली। ये क्या है? रिजर्व है। और इसके ऊपर अधिकार किसका है? इसके ऊपर अधिकार पार्टनर्स का है। किसका अधिकार है? पार्टनर्स का, क्योंकि ये कहां से मिला? दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है। गेटिंग इट? नेक्स्ट आइटम है लोन ऑन मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब हमने क्या किया? हमने लोन लिया हुआ है और उसके बदले में कोई चीज गिरवी रखी हुई है, तो वो हो गया लोन ऑन मॉर्गेज। अब ये हमारा लोन है, हमारी लाइबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज ऑन दी लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट है बैंक लोन। बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से आपने लोन लिया है। बिल्स पेबल, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा हुआ है और उसमें जो बिल्स पेबल होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो जैसे क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी साइड आता है, उसी तरीके से बिल्स पेबल भी हमारी लाइबिलिटी। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो तो बैंक बैलेंस हमारा नेगेटिव शो करता है। कैसा शो करता है? नेगेटिव मींस ओवर विड्रॉ किया आपने। क्या किया? ओवर विड्रॉ। तो ये भी एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन है। क्या ये? शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आपको जो भी कोई एडजस्टमेंट डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करना है, आप करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है वो आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस जो पे करना बाकी है। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, कोई भी आइटम जो पे करना बाकी है वो कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बात समझ में नहीं आई कि ठीक है चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करते हैं, वो लायबिलिटी है, बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम हमें पहले मिल गया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, इट इज इनकम इन एडवांस। कोई भी इनकम हमें अभी मिल रही है, अगर वो करंट ईयर का है तो हम उसे इनकम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वी विल कंसीडर इट एज लायबिलिटी। क्योंकि अगर कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुई है और उसके बदले में आप सर्विस ना दे पाए, आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, तो आपको वो अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, हेंस इट इज अ लायबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्सेस, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मालूम पड़ता है कि आपका टोटल इनकम कितना है, और इस इनकम के बदले आपको क्या पे करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है टैक्स। तो प्रोविजन का मतलब क्या हो गया, ऑन एस्टिमेशन बेसिस, मतलब आपके हिसाब से कितना टैक्स पे करने को आ सकता है ना, वो एक लायबिलिटी आप कंसीडर करते हैं, उतना लायबिलिटी आप कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ये पेमेंट किसको जाना है, ये पेमेंट गवर्नमेंट को जाना है, किसको जाना है, गवर्नमेंट को, ठीक है। सो दिस इज वन साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज लायबिलिटी। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइड, राइट साइड, दैट इज एसेट। असेट में फर्स्ट आइटम है गुडविल। गुडविल क्या होता है, नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मार्केट वैल्यू, विच हैव मार्केट वैल्यू, मतलब कंपनी का इतना नाम है कि मार्केट वैल्यू उसकी हो जाती है, आप उस नाम को बेच सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, ठीक है ना। तो गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो ये यहाँ पर आउटर कॉलम में होना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, पता है हमें, जमीन और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है उसे हम बिल्डिंग कहेंगे, उस पर कोई डेप्रिसिएशन होता है तो लेस किया जाएगा। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। व्हाट इज मशीनरी, दैट वी ऑलरेडी नो, बट व्हाट इज प्लांट, प्लांट क्या होता है, प्लांट होता है फिक्स्ड मशीनरी, ऐसी मशीनरी जिसको आपने फिक्स किया हुआ है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर आपने देखी होगी मशीनरी को जो प्लॉट एरिया है उससे कनेक्ट करके रख दिया जाता है, आप उस मशीन को वहां से हिला सकते नहीं है। तो ऐसी जायंट मशीनरी को हम क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी। सिमिलरली फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर जो भी चेयर टेबल या आपने कबर्ड वगैरह अगर बनाया हुआ है वुडन, तो उसे क्या कहेंगे, फर्नीचर कहेंगे। लेकिन अगर कोई वुडन वर्क फिक्स है, जैसे आप कभी कभी देखते हैं ना, पार्टीशन डाला रहता है, वुडन पार्टीशन, लकड़ी का पार्टीशन, बीच में प्लाईवुड लगाया हुआ है, तो वो फिक्स है, आप उस पार्टीशन को हिला नहीं सकते, तो उसे क्या कहा जाएगा, फिक्सचर, क्या कहा जाएगा, फिक्सचर, ठीक है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर बोथ आर फिक्स्ड असेट। देन वी हैव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, है ना, उसको हम इक्विपमेंट यहाँ पर कहेंगे। फैक्ट्री के अंदर जो भी छोटे मोटे टूल्स यूज हो रहे हैं उसे लूज टूल्स बोल लीजिए या इक्विपमेंट बोल लीजिए, तो उसको भी हम असेट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी और मोटर वैन। कोई डिलीवरी वैन हमने परचेस करके रखा है या हमारे पास मोटर कार है लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए है, तो वो भी हमारे बिजनेस का एसेट्स है। लीज, होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अच्छा, लीज का मतलब क्या होता है, ऑन रेंटल बेसिस। आपने किसी को लमसम बेसिस पे एक बड़ा अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 30 इयर्स के लिए, हाउ मेनी ईयर्स, 30 इयर्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्लॉट किस पे लिया है, लीज पे लिया है, और उसको एक साथ पेमेंट आपने कर दिया, है ना। से फॉर एग्जांपल आपने उसको 20 लाख रुपीज दे दिए
फॉर 30 ईयर्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लीज होल्ड में आप कितना शो करोगे? 20 लाख। अगर वो आपका खुद का है तो उसको आप क्या बोलोगे? उस प्लॉट को आप बोलोगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, है ना? वो एरिया आपका खुद का है तो फ्री होल्ड, लेकिन लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है तो लीज होल्ड। ठीक है? ये सारे फिक्स्ड एसेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। आगे देखो, पेटेंट्स की बात की है। किसकी बात की है? पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? एनी टाइप ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेंशन, रजिस्टर्ड इन्वेंशन, ऐसा कोई भी फॉर्मूला हो गया या न्यू इन्वेंशन हो गया जिसको आपने क्या कर दिया? वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन उसका करा दिया, तो वो हो जाता है पेटेंट। अब इस पेटेंट को, फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया ने कोविड के लिए वैक्सीन बना लिया, चाहे वो कोवैक्सीन हो, है ना, या कोविड शील्ड हो, तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, इसका क्या रहेगा? एक फॉर्मूला रहेगा। और वो फॉर्मूला अगर कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहती है तो उससे पेटेंट का पैसा लिया जाता है कि आप हमें कुछ इसका पेमेंट कीजिए, कुछ कंसिडरेशन दीजिए, और उसके बदले में हम आपको फॉर्मूला देंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है? तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है? ये फॉर्मूला भी हमारे लिए एसेट है। लूज टूल्स, जो एकदम छोटे छोटे टूल्स होते हैं, है ना, जो फॉर एग्जांपल हैमर वी हैव, नोज प्लायर, पकड़ पाना जो भी होता है ना, वो लूज टूल्स में काउंट होता है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ पर दो टाइप का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एक तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, मतलब हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी हमारे पास सरप्लस फंड है। और दूसरा, आपने कहीं ना कहीं एफडी वगैरह करके रखा है, किसी बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो भी सरप्लस फंड आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट होता है। उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है तो उसको भी कहाँ काउंट किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाएगा। ठीक है? देन वी हैव स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर मतलब यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड है कि आप स्टोरेज करके रख रहे हैं, और स्पेयर पार्ट्स का आपके पास स्टॉक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने ओवर पेड कर दिए, है ना। फॉर एग्जांपल, आपको जो रेंट पे करना था वो आपको 12 मंथ का पे करना था, बट आपने क्या किया? 15 मंथ का रेंट पे कर दिया, तो आपने 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया। 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया, तो ये जो 3 मंथ्स का है, इससे हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड। क्या बोलेंगे? प्रीपेड। यस। तो ये जो प्रीपेड है ये हमारा एसेट है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में इसको पे करने की जरूरत नहीं होगी। फिर है आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा कोई इनकम जो आना बाकी है, इनकम आना बाकी है, तो उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। फॉर एग्जांपल, कहीं से हमें कमीशन मिलना बाकी रह गया तो उसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम में लिखेंगे। देन लोन्स एंड एडवांसेस, ये कैसा लोन्स एंड एडवांसेस है? लोन्स एंड एडवांसेस तो लायबिलिटी में होना चाहिए, बट ये लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब हमने लोन दिया है। किसको दिया है? अपने ही एम्प्लॉय को दिया हो सकता है, वर्कर को एडवांस वगैरह दिया हो सकता है। ठीक है? तो ये लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने किसी और को प्रोवाइड किया है, मतलब इसका पैसा आना बाकी है। देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप इन्वेंटरी के नाम से भी जानते हो। क्या कहते हैं? इन्वेंटरी मतलब ऐसे गुड्स या फिनिश गुड्स जो सेल करना रह गया था लास्ट ईयर। ठीक है ना? तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम असेट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना बाकी है, जिससे पैसा लेना बाकी है, उसमें हम क्या करते हैं? बैड डेट्स को लेस करते हैं और न्यू आरडीडी को भी लेस करते हैं। ठीक है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो उसे क्या कहेंगे? एसेट। बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलने वाला है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यूजुअली एसेट ही होगा।
और पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको हम बाद में डिस्कस करें, ठीक है। सो हियर वी आर फिनिश विथ ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। So now where we have completed with trading account, profit and loss account and balance sheet. Now let us focus what is new as compared to 11th standard. 11th standard में जब हम फाइनल अकाउंट कर रहे थे तो हमने वहां पर जो फॉर्मेट प्रिपेयर किया उसके अंदर हम प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, we used to prepare. Then number 2, profit and loss account. And then at the last हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, बैलेंस शीट, ठीक है, लायबिलिटी एसेट। ये एकदम सिंपल फॉर्मेट था जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम क्लोज करते थे यूजुअली वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ कैरी डाउन करते थे और फिर वहां से ये शिफ्ट हो जाता था नेक्स्ट अकाउंट में, एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम क्लोज करते थे तो हमें या तो प्रॉफिट मिलता था या लॉस। तो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन होने के बाद ये नेट प्रॉफिट का होता क्या था, इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते थे, ऐड टू कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। ये हमारा सिंप्लीफाइड प्रोसेस था। लेकिन यहां पर पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया। किसका आ गया? पार्टनर्स का। अभी पार्टनर्स आ गए तो वहां पर एक डिफिकल्टी हो जाती है कि ये जो हमें प्रॉफिट मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का, एक व्यक्ति का नहीं है, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। There we need one more account and that is called as partners capital account. Which account? Partners capital account, ठीक है। So after preparing trading account and profit and loss account, in middle what we need? We need one extra account known as partners capital account. अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा क्या? यहां हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। किसकी बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। Say for example, we have over here 3 partners. तो यहां पर कॉलम्स भी कितने होंगे? 3 कॉलम्स। तो
कॉलम्स डिपेंड करेंगे कितने टोटल पार्टनर्स हैं. इफ यू हैव ओनली 2 पार्टनर्स देन 2 कॉलम्स आर इनफ. So we have partner A, partner B and partner C. A, B and C. ये क्या हो जाएगा? डेबिट साइड and this one would be credit side. Partners कैपिटल अकाउंट इसका नाम दिया जाएगा. ठीक है. अच्छा, से फॉर एग्जांपल जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इनका जो कैपिटल था इट वाज अराउंड 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. और यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट मिला से यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो 9 लाख रुपीज का था और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल 1:1:1, मतलब सबको बराबर मिलेगा. तो ये जो 9 लाख रुपीज है ये 9 लाख रुपीज 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, दैट इज 3 लाख 3 लाख 3 लाख. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर उसको शिफ्ट कर देंगे एंड वी विल राइट बाय नेट प्रॉफिट. ठीक है. 3 लाख 3 लाख 3 लाख. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके बेसिस पे होगा? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेशियो के बेसिस पे होगा, प्रोपोर्शनेशन के बेसिस पे होगा. जैसा एग्रीमेंट हुआ है या जैसा क्वेश्चन बोलता है उस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सर और क्या यूटिलाइजेशन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि पार्टनर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. दैट मीन्स सैलरी टू पार्टनर. जो पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है बोलेगा कि मुझको सैलरी भी चाहिए. किसी पार्टनर को मिल सकता है कमीशन, है ना. वो बोलेगा कि मेरा डिपार्टमेंट अगर मैं सेल्स संभाल रहा हूं तो सेल्स के ऊपर मुझे कमीशन चाहिए, हो सकता है. ठीक है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल इन्होंने दिया है अगर इनके एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं. तो ये तीनों क्या है? ये है इनकम. क्या है? इनकम. और इनकम है तो ये तीनों को आपको क्रेडिट साइड में यहां पर मेंशन करना है बाय सैलरी जो भी होगा, बाय कमीशन एंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. तो इनकम आपको कहां दिखाना है? क्रेडिट साइड में शो करना है. पार्टनर्स का इनकम तो हमारा एक्सपेंस, हमारा किसका? बिजनेस का, है ना. अगर मुझे पार्टनर को सैलरी देना है तो बिजनेस से ही देना पड़ेगा ना. तो यहां पर आप क्या करेंगे? एक्सपेंस साइड में शो कर देंगे. कहां शो करेंगे? डेबिट साइड में. क्या लिखेंगे? टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर. मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं आपको? इनकम फॉर पार्टनर इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस. इनकम फॉर पार्टनर इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा. चाहे हमने कमीशन दिया है तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू पार्टनर्स कमीशन और कमीशन टू पार्टनर. ठीक है ना. आपने इंटरेस्ट पे किया है तो यहां हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये बात समझ में आई? तो जो पार्टनर के लिए क्या है? इनकम. हमारे लिए क्या है? हम कौन है? हम बिजनेस है. हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस. सिमिलरली जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा, पार्टनर के लिए क्या एक्सपेंस हो सकता है? से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो ड्राइंग उन्होंने किया है उस पे उनको क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है. तो हम उनके अकाउंट से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है. और बिजनेस के लिए क्या होगा? ये बिजनेस के लिए इनकम होगा. तो पीएनएल अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग.
ये समझ में आया क्या? तो इस तरीके से 12th स्टैंडर्ड में जब आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कर रहे हो तो आपके सामने ये पर्टिकुलर अकाउंट एक्स्ट्रा आ गया जो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कहीं पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर ना करें, इसका इफेक्ट डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में दे दें। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पर कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इतना नहीं दिए गए। फॉर एग्जांपल ये जो ओपनिंग अमाउंट दिया है उतना ही है और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात की गई है, तो एक दो आइटम है तो डायरेक्टली ये ट्रीटमेंट आप बैलेंस शीट में भी दे सकते हो, आपको अलग से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कैपिटल के साथ या पार्टनर्स के साथ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, है ना, आप सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट हो रहा है, ड्राइंग की कुछ घटनाएं हुई, तो ये सारी चीजें हमें एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। तो हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको जो हमारा बैलेंस शीट है उसको 4th नंबर पे रखना है। तो नंबर 1 क्या आ गया? नंबर 1 आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 4 बैलेंस शीट। क्या बनाना है नंबर 4 पे? बैलेंस शीट। गेटिंग इट एवरीवन? तो देवी और सज्जनों, आइए देखते हैं एडजस्टमेंट एंड देयर ट्रीटमेंट। दोस्तों 11th स्टैंडर्ड में हमने कुछ एडजस्टमेंट के बारे में देखा, उसको यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं। ये फाइनल अकाउंट की जान है, जान। जिस व्यक्ति को एडजस्टमेंट नहीं आते और वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, he cannot score beyond 5 to 6 मार्क्स। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते तो आप 5 to 6 मार्क्स से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, which is a very common adjustment, and that is closing stock। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसके बारे में हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखा हुआ था, और आपको याद आता है कहां पर लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। तो होता क्या है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज अनयूज्ड और अनसोल्ड मटेरियल, अनयूज्ड और अनसोल्ड मटेरियल। तो ऐसा स्टॉक जो हमने या तो प्रोडक्शन के पर्पस के लिए लाया था, जिसमें क्या हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या दूसरा हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। मतलब ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो हाफ डन है, ना अभी वो रॉ मटेरियल है, ना अभी तक वो पूरा फिनिश हुआ है, कहीं ना कहीं आधे पे अटका हुआ है। एंड थर्ड वन इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 12th स्टैंडर्ड में इसका बाइफर्केशन आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। किसके ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक। किसके ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसे हमें कहां ट्रीटमेंट देना है? समझ में तो आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक है। तो पहले हम इसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वैल्यू के बारे में, क्योंकि पोजीशन हमें पता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाता है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बट वैल्यू क्या होगा? तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग सेल फोन। क्या परचेस कर प्रिपेयर करें हम? सेल फोन, हैंडसेट। ठीक है, अब एक सेल फोन हमें प्रिपेयर करने का कॉस्ट आ गया 10,000, और ये सेल फोन हम मार्केट में सेल करेंगे
14,000 में, वी विल अर्न 4,000। ठीक है ना। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट इज 10,000 एंड मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस है 14,000। अभी तक बिका नहीं है, आपने ये बना करके रखा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, एट व्हाट प्राइस शुड आई रिकॉर्ड? क्या मैं इसे कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करूं या फिर मैं इसे मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करूं? किस पे मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए? फॉर एग्जांपल राइट नाउ मेरे पास 10 सेलफोन स्टॉक में पड़े हुए हैं जिसे मैं सेल करना चाहता था, बट इस साल सेल नहीं हुआ, तो मुझे उसे क्लोजिंग में दिखाना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 10 सेलफोन है इसको मैं कौन से वैल्यू पे शो करूंगा? पर सेलफोन 10,000 और पर सेलफोन 14,000? व्हाट विल बी योर आंसर? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस? एज पर द रूल, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इन्वेंटरी के बारे में, स्टॉक के बारे में, वो बताता है कि आपको देखना है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है वो प्राइस हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो कौन सा प्राइस कम है? यहाँ पर 10,000 का प्राइस कम है, इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। सर ऐसा क्यों? कम क्यों, ज्यादा क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हम इसे कहाँ शो करते हैं? हम इसे शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर आप कोई आइटम शो कर रहे हो और अगर वो मार्केट प्राइस पे आपने शो कर दिया, ऐसा प्राइस जो अभी तक आपको मिला नहीं है, मिलेगा, सेल करेंगे तो मिलेगा, तो आप यहां पर दिखा रहे हैं अनअर्न्ड प्रॉफिट। अगर आप एमआरपी पे या हाई प्राइस पे दिखाते तो क्या हो जाएगा? अनअर्न्ड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो हुआ ही नहीं है वो प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा और जिसके ऊपर बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे, तो क्या ये जस्टिफाइड है? आंसर इज नो। तो हमें कौन सा प्राइस लेना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है कि हमें हमेशा रिड्यूस्ड प्राइस लेना चाहिए, कम प्राइस लेना चाहिए, एंड दैट इज 10,000। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है। तो इसके जो टू इफेक्ट्स हैं, इसके टू इफेक्ट्स कहां कहां जाएंगे? एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। गेटिंग इट एवरीवन? Let us take second adjustment, that is outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग हम इसे और क्या कह सकते हैं? पेबल्स। एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेबल, ऐसे खर्चे जो पे करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस, है ना, सब आउटस्टैंडिंग है। और टेलीफोन बिल और रेंट, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। तो यहां पर जब हम इफेक्ट्स की बात करेंगे, टू इफेक्ट्स, सो इफेक्ट नंबर 1,
liability side of balance sheet. And effect number 2 कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग है तो add to related expense, जो इससे related expenses है उसमें हम ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी कहाँ लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो वहां जाकर के हम इसे ऐड कर देंगे. ये सेकंड इफेक्ट होगा. ठीक है, तो इफेक्ट नंबर 1 that is liability side of the balance sheet, and effect number 2 it is add to related expenses या concern expenses. जो related expense रहेगा वहां पर जाकर के ऐड कर देना है. हो सकता है ये पावर एंड फ्यूल हो, तो पावर एंड फ्यूल कहाँ होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो वहां जाकर के हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. नंबर 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद थर्ड पे हम ले लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस. और यू कैन से expenses paid in advance. Expenses paid in advance. ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने ज्यादा पे कर दिए हैं, है ना? तो प्रीपेड में भी उसी तरीके के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे. अगेन प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेस एक्सेट्रा. अब प्रीपेड है तो क्या करें? व्हाट विल बी 2 इफेक्ट्स ऑफ द सेम. इफेक्ट नंबर 1 प्रीपेड है मतलब ज्यादा पे कर दिया, नेक्स्ट टाइम इसे पे करने की जरूरत नहीं होगी, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट. तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. नंबर 2 क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं था तो हम क्या करेंगे? लेस और रिड्यूस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस. उस एक्सपेंस से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. ठीक है, से फॉर एग्जांपल सैलरी, सैलरी कहां पर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में होता है. अगर वो प्रीपेड है, सपोज 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के 3 मंथ्स का माइनस कर देंगे. ठीक है, और जो अमाउंट आएगा उसे हम एसेट साइड में शो करेंगे एज प्रीपेड सैलरी. गेटिंग इट एवरीवन? नंबर 4 इनकम received in advance. क्या है? ऐसा इनकम जो इस साल का नहीं था बट आपको पहले ही मिल गया. कभी कभी एडवांस में आपको पेमेंट मिल जाता है ना? कोई वर्क आपको कंप्लीट करना है, तो अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसका 2 इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये इस ईयर का, इस साल का इनकम है? आंसर इज नो. तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम. जो इनकम है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कमीशन एडवांस में मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस कमीशन, वो जो कमीशन है कहाँ लिखा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा होगा, वहां से आपको लेस करना पड़ेगा. और इसका सेकंड इफेक्ट जो होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने जिस सर्विस के लिए एडवांस लिया है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आपको ये पैसा वापस देना पड़ेगा. हेंस इट इज एन
लायबिलिटी। जब तक ये ईयर फिनिश नहीं हो जाता है तब तक हमारे लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। और इस साल का तो ये इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर का हो सकता है अगर हमने प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की तो। नंबर 5, इनकम रिसीवेबल। ऐसा इनकम जो मिलने वाला है, ठीक है ना, इनकम रिसीवेबल अभी तक मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मैंने एक बार इसके बारे में बताया था कि हमारे गोडाउन में आग लगी और इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया 30,000 रुपीज देने का, दिया नहीं है, बाद में देगी, ठीक है ना। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अगर ऐसा केस बनता है तो यहाँ पर इनकम रिसीवेबल को आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐड टू रिलेटेड इनकम, उस इनकम से क्या कर दो, ऐड कर दो। नंबर 2, ये हमारे लिए बन जाएगा एसेट। तो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस, ठीक है। इस प्रकार के 2 इफेक्ट्स आएंगे। नाउ लेट अस टेक ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स वन बाय वन। डेटर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हमारे सामने, ट्रायल बैलेंस का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, ट्रायल बैलेंस का। सो दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में आपको एक आइटम दिया हुआ है दैट इज डेटर, और डेटर का अमाउंट है 5 लाख रुपीज। कितना है, 5 लाख रुपीज, ठीक है। और भी बहुत सारे आइटम है, से फॉर एग्जांपल सेल्स वी हैव, ₹50 lakhs, we have purchases around 12 lakhs, then we have RDD worth rupees 1 lakh, not exactly RDD, we will take it as bad debts. Bad debts 1 lakh, and RDD on the right hand side around 2 lakhs, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने दिए गए, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 10%। एकदम सिंपल फिगर हम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 10%, ठीक है। नंबर 2, अनरिकॉर्डेड सेल्स इज रुपीज 5 लाख। ये अनरिकॉर्डेड सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। थर्ड,
bad debts are calculated at the rate 10% on debtor. Bills receivable of rupees 2 lakhs dishonored. Number 5, create RDD on debtors at the rate 10%. देखिए 10% इसके लिए रखा है एवरीवेयर, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए कैलकुलेशन के लिए। बट ये ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है जहां पर हमें 5 एडजस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं एंड ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू डेटर्स, सारे एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है। यस तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इस एडजस्टमेंट का सीक्वेंस हम किस प्रकार से लेंगे। जिस तरीके से दिया है 1 2 3 4 5 इसी तरीके से लेना है कि हमें सीक्वेंस में चेंज करना होगा। अदर देन फाइंडिंग सीक्वेंस, I will require answer from you. What will be the outer column amount in profit and loss account, and what will be the outer column amount in balance sheet? ठीक है ना? As you already know in 11th standard, हम डेटर कहाँ लिखते हैं? डेटर्स वी राइट बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, इनर कॉलम का क्या फिगर आएगा, और यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस सारे एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या आइटम्स आएंगे वो आपको यहां पर शो करना है। So first of all, let us understand what will be the sequence. Sequence किस तरीके से डिसाइड किया जाता है? तो हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। We already know trial balance item, old item. Come again. Trial balance item, old item. और ओल्ड आइटम है तो इसका कितना इफेक्ट आएगा? सिंगल इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस आइटम, old item have only one effect. Adjustment item, new item. What we will call it as adjustment items, new items have minimum 2 effects. Have minimum 2 effects. तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले डेटर्स को हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में हमें जो डेटर दिया हुआ है इट इज 5 लाख। तो हम यहां पर असेट साइड में वी विल राइट 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आप यहां पर देखिए बेड डेट्स दिया हुआ है विच इज ओल्ड बेड डेट्स। ओल्ड बेड डेट्स का हमारा फॉर्मेट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू ओल्ड बेड डेट्स एड न्यू बेड डेट्स एड न्यू आरडीडी leave a line and then less old RDD। तो ओल्ड आइटम को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहां पर ये 1 लाख रुपीज दिया हुआ है बेड डेट्स, सो वी विल राइट हियर 1 लाख। नेक्स्ट यहां पर भी आप देखिए आरडीडी कितना दिया हुआ है? इट्स 2 लाख। सो ओल्ड आरडीडी वी विल कंसीडर हियर एज 2 लाख। ठीक है, तो ये दोनों आइटम हो गया। यहां पर रही बात
परचेस और सेल की, वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो उसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं देते। अच्छा, अब बात आती है सीक्वेंस की। सीक्वेंस कैसे डिसाइड करें? तो जो चीज फिक्स है उसको सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको डेटर्स को रेक्टिफाई करना है। तो इसमें कौन कौन से आइटम है जो डेटर को रेक्टिफाई करेंगे? तो आप देखिए, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है जब आप सेल करते हैं, है ना, तो सामने डेटर क्रिएट होता है। और आपका अगर सेल अनरिकॉर्डेड है तो ऑब्वियसली डेटर भी क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड। तो ये हमारे डेटर को रेक्टिफाई करेगा। तो आप क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स का पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड टू सेल्स, एड टू सेल्स। और दूसरा इफेक्ट एड टू डेटर्स, ठीक है, सेकेंड इफेक्ट एड टू डेटर्स। तो यहां पर अनरिकॉर्डेड सेल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स भी कितना है, 5 लाख। तो अब देखिए हमें जो नया डेटर मिला वो कितना मिल गया, 10 लाख का। ठीक है, तो फर्स्ट इज डन। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया हुआ है, तो आपको मालूम है कि जब बिल्स रिसीवेबल डिश ऑनर हो जाता है तो बिल्स रिसीवेबल से माइनस होके वो डेटर में ऐड हो जाता है कि नहीं। तो हम यहां पर करेंगे ऐड बिल्स रिसीवेबल डिश ऑनर, उसका अमाउंट है 2 लाख। तो नया डेटर हमें मिला 12 लाख का। अच्छा, दूसरा इफेक्ट इसका कहां जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है उसमें से आप इसे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड नंबर पे। नेक्स्ट, अब हमारे सामने क्या क्या बचता है, हमारे सामने बचता है बैड डेट्स, हमारे सामने बचता है डिस्काउंट, और हमारे सामने बचता है आरडीडी। तो इसमें सबसे पहले किससे लेना चाहिए, क्या फिक्स है, बैड डेट्स फिक्स है। क्यों? क्योंकि उसने सामने सामने ना बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, हमको तो पैसे मिलने वाले नहीं है। तो ये 10% हमको सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, तो यहां से लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट 10%, 10% कितना हो जाएगा, 1.2 लाख। मतलब 1,20,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। कितने में से, 12 लाख में से। तो चलो माइनस करो, 12 लाख माइनस 1,20,000 कितना आता है, 10,80,000 आता है, 10,80,000। ठीक है, ये हमने क्या लेस किया, न्यू बेड डेट्स। और न्यू बेड डेट्स का दूसरा इफेक्ट यहां पर आ जाएगा, हाउ मच, 1,20,000, राइट। इसके बाद अब हमारे पास दो आइटम बचा, ये नंबर 3 पे आ गया ना, दो आइटम बचा, एक तो डिस्काउंट और दूसरा आरडीडी। डिस्काउंट हम किसको देते हैं, जो लॉयल डेटर रहेंगे। ऐसे डेटर जिनके ऊपर हमको डाउट है, क्या हम उनको डिस्काउंट देंगे, आंसर इज नो। तो डिस्काउंट सबसे लास्ट में आएगा, पहले क्या आएगा, आरडीडी। तो नंबर 4 पे हम लेंगे आरडीडी को 10%। तो यहां से मैं लेस करूंगा, लेस न्यू आरडीडी। ठीक है, तो न्यू आरडीडी, इसका भी 10% आएगा। तो 10,80,000 का 10%, 1,08,000, 1,08,000। तो माइनस कीजिए, 10,80,000 माइनस 10%। तो हमें यहाँ पर फिगर मिलता है 9,72,000 का। ठीक है, और ये जो एनआरडीडी है वो यहाँ पर आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, अच्छा यहाँ का हम फाइनल कर लेते हैं, क्या क्या आया था देखो। सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स कितना है, 1 लाख, प्लस न्यू बैड डेट्स, हाउ मच इट इज, 1,20,000,
प्लस न्यू आरडीडी कितना है 1,08,000. सो टोटल इज 3,28,000 और उसमें से हम माइनस कर देंगे ओल्ड आरडीडी 2 लाख. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आता है 1,28,000. तो एक फाइनल फिगर हमको मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यहाँ पर फिर लास्ट एडजस्टमेंट हमारा बच जाता है एडजस्टमेंट नंबर 5 विच इज डिस्काउंट एट द रेट 10%, है ना. तो हम वो भी माइनस करेंगे, लेस डिस्काउंट 10%. तो 97,200 आप माइनस करेंगे 9,72,000 माइनस 10%. तो आपको आउटर कॉलम में फिगर मिलेगा 8,74,800. तो ये हमारा करेक्ट फाइनल फिगर आता है 8,74,800 का. सो आई होप आपको सीक्वेंस पता चल गया कि किस तरीके से डेटर्स को हमको रेक्टिफाई करना होता है और हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट किस तरीके से आपको प्रोवाइड करने हैं. लास्ट में जो डिस्काउंट आया है उसको हम सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स. हाँ, ये सेपरेटली आ जाएगा. कितना आ जाएगा 97,200. ठीक है. सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम सॉर्ट ऑफ न्यू एडजस्टमेंट. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन.